नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे दोस्तों। आप सुन रहे हैं आप बीती, जहां खौफनाक और रहस्यमयी घटनाएं आपके होश उड़ा देंगी। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे विकास जी ने हमारे साथ शेयर किया है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां चारों ओर अंधेरा हो और आपके आसपास का माहौल सन्नाटे से भरपूर हो, पर आपकी आत्मा किसी अनजान खतरे को महसूस करने लगे? ऐसे अनुभव जो आपके मन मस्तिष्क पर कभी न मिटने वाले निशान छोड़ जाते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक सफर जो विकास जी के जीवन में हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गया। क्या हुआ था उस रात? कौन था वह साया जिसने विकास जी की रूह तक को कंपा दिया? चलिए इस कहानी को उनकी ही नजरिए से सुनते हैं। पर ध्यान रहे, यह घटना आपके मन में भी सिहरन पैदा कर सकती है। पर कहानी शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई कहानी की खौफनाक दुनिया में सबसे पहले आप कदम रख सकें। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए विकास जी की इस डरावनी यात्रा की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरा पूरा परिवार गांव में ही रहता है, लेकिन मुझे काम के सिलसिले में हर वक्त शहर जाना पड़ता है क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य करता हूं। इसलिए काम के सिलसिले में कई दिनों तक मुझे अपने घर और गांव से दूर रहना पड़ता है। मेरी जिंदगी एकदम साधारण तरीके से गुजर रही थी। हर वक्त काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाना और छुट्टियां मिलने पर ही घर आना। मैं हमेशा बस में सफर करना पसंद करता हूं क्योंकि ट्रेन की तरह उसमें स्टेशन जाने का झंझट कम होता है और बस भी अपने निर्धारित समय पर पहुंचा देती है। मेरी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी, लेकिन एक रोज मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसे आज भी सोचकर मेरा रोम रोम सिहर उठता है। उस दिन को और उस रात को मैं कभी अपनी जिंदगी से भुला नहीं पाऊंगा। बात लगभग आज से 9 साल पहले की है। उस रोज मुझे अपनी कंपनी से 2 हफ्ते की छुट्टी मिली थी और छुट्टी मिलते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि कई महीनों बाद मैं अपने घर वापस जा रहा था। गांव की बात ही कुछ और होती है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से मुझे काफी बोरियत महसूस हो रही थी। मन कर रहा था कि कब गांव वापस लौटूं, खेतों खलिहान में पुराने दोस्तों के साथ घूमूं। इसलिए छुट्टियों के उत्साह में मैंने अपना सामान 3 दिन पहले से ही बांधना शुरू कर दिया था। 3 दिन बाद कंपनी जाने के बाद छुट्टियां मिल गईं। उस दिन मेरी बस रात के करीब 9 बजे की थी, इसलिए मैंने पूरा दिन अपना एक्स्ट्रा काम खत्म किया और खूब आराम किया। खाना न खाकर कुछ देर के लिए झपकी भी ले ली। बस स्टैंड मेरे रूम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए मैं ठीक 8:30 पर अपने रूम से ऑटो लेकर बस स्टैंड की ओर निकल पड़ा। करीब 8:55 में स्टैंड आ गया। अपना टिकट लेकर बस में बैठ गया। 9 बजते ही बस अपने निर्धारित समय पर खुल गई और मैं खुशी और उत्साह से बस घर जल्दी पहुंचने की राह देखने लगा। बस उस रात के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। मैं समय समय पर घर पर फोन भी लगाकर बातें करता जा रहा था और बता रहा था कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। मंगलवार का दिन था, इसलिए भीड़ भी ज्यादा नहीं थी। मैं मस्त होकर आराम से अपनी आरामदायक सीट पर बैठकर सफर का लुत्फ उठा रहा था। लगभग 12:30 तक तो सफर अच्छे से कटा और तकरीबन 1:30 तक घर भी पहुंच जाता, लेकिन उस दिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रात का सफर और ऊपर से मौसम भी काफी मस्त था। मैं अपने ख्यालों में खोए हुए पल के झपका ही था कि अचानक बस बंद पड़ गई। बस एक झटके में रुकी थी, जिसके कारण मैं आगे वाली सीट से टकराते टकराते बचा। हड़बड़ा कर उठा तो देखा बाकी के मुसाफिर भी उसी उलझन में थे कि अचानक बस को क्या हो गया। घड़ी में टाइम देखा तो 1:30 बजने जा रहे थे। मैं अपनी सीट से उठा तो देखा ड्राइवर और खलासी दोनों बस से नीचे उतरकर कुछ बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ भाई साहब, बस क्यों रोकी है आपने? मेरी बात सुनते ही खलासी थोड़ा परेशान होते हुए बोला, क्या बताएं भाई साहब, बस को भी इसी जगह खराब होना था। आप कृपया जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाइए, हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बोलकर वह बस के नीचे जो डिक्की होती है उसमें से टूल किट निकालने लगा। मुझे उसकी बात समझ में तो आ गई थी, लेकिन यह समझ नहीं पाया कि इसी जगह पर बस रुकने का क्या मतलब है।
इस जगह पर कोई बात है क्या? मैंने अपने आसपास का नजारा देखा तो मुझे समझ में आया कि जिस जगह पर बस रुकी हुई थी वहां दूर दूर तक कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। और तो और आसपास बहुत से बड़े बड़े घने पेड़ पौधे लगे हुए थे। मैंने मन में ही अंदाजा लगाया कि शायद यह जंगल वाला रास्ता है। इन्होंने हमारे गांव तक जाने के लिए शॉर्टकट लिया था, जहां कुछ दूर बाद मेन रास्ता आ जाता। गांव में जब रहता था तो इस जंगल वाले रास्ते के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियां सुनी थीं, जिसके कारण मन में जंगली जानवरों का भय सताने लगा। मन में डर आते ही मैं फौरन बस में चढ़ा और अपनी सीट पर जाकर बाहर से ही खलासी और ड्राइवर को देखने की कोशिश करने लगा। खलासी काफी परेशानी भरी आवाज में ड्राइवर से बातें करता जा रहा था और बस को ठीक करने में जुटा था। बस के खराब होने के बाद मैंने घर पर फोन लगाकर बता दिया था, इसलिए घर वाले भी निश्चिंत थे। मैंने अपने एक दोस्त को भी गांव वाले बस स्टैंड के पास साइकिल लाने को बोल दिया था, क्योंकि बस स्टैंड हमारे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर था और रात के समय अकेले वहां से जाना ठीक नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि अपने दोस्त को भी कॉल लगाकर यह बोल दूं कि बस में कुछ खराबी हो गई है तो आने में कुछ और समय लगेगा। अभी मैं अपने दोस्त को कॉल लगाकर बोल ही रहा था कि तभी मुझे खलासी और ड्राइवर की कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने फोन रखकर उनकी बातें ध्यान से सुनने की कोशिश की। हालांकि उनकी बात मुझे साफ साफ तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक बात अंदाजे से ही समझ में आई कि वह बोल रहे थे। अब क्या किया जाए? मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब कुछ न सूझा तो सोचा कि थोड़ी देर बैठकर इंतजार कर लेता हूं, लेकिन आधा घंटा बीत गया, फिर भी बस स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर तक जब बस चालू नहीं हुई तो मेरा सब्र टूटने लगा। न केवल मेरा बल्कि मेरे साथ वाले यात्रियों का भी। हम सभी बस के बाहर उतर गए और नीचे उतरकर काफी जोर जबरदस्ती करके खलासी और ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बताया कि बस का इंजन सीज हो चुका है, जिसके चलते अब किसी मैकेनिक को ही दिखाना पड़ेगा। यह बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे? उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर तो बस को खराब नहीं किया था। कुछ देर तक और मैंने वहां पर इंतजार किया, और जब बस ठीक नहीं हुई तो मुझे लगा कि कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी, वरना सुबह तक यहीं इंतजार करना पड़ेगा। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि कुछ ही दूर बाद यह शॉर्टकट वाला रास्ता खत्म हो जाएगा और उसके बाद मुख्य सड़क पर कोई न कोई सवारी मिल ही जाएगी, तो वहां से किसी दूसरे वाहन में सफर कर लूंगा। मैंने 4-5 यात्रियों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उन्हें मेरे गांव से और आगे जाना था, इसलिए वे सभी मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। काफी देर तक इंतजार करने और उन्हें मनाने के बाद मेरे साथ 4 यात्री तैयार हो गए, जिनका गांव भी मेरे गांव के आसपास ही था। अब वहां देर करना सही नहीं था, इसलिए हम सभी बस में चढ़े और अपना बैग निकालकर निकल पड़े मेन सड़क की तरफ। पूरा रास्ता सुनसान था। एक तो खूब अंधेरा और दूसरा दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी थी और आसपास बहुत घने पेड़ लगे हुए थे। हम सभी अपने कदमों को काफी तेज झटका देकर आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद अंधेरा और ज्यादा बढ़ गया था, जिससे दिखने में काफी दिक्कत होने लगी। तब मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसे जलाकर रास्ता देखते हुए सावधानी से आगे बढ़ने लगा। बाकी के सभी यात्री मेरे पीछे पीछे चलते आ रहे थे। वैसे मुझे भूत प्रेत से कोई डर नहीं लगता था, लेकिन गांव वालों से मैंने इस रास्ते में लूटपाट की घटनाएं सुन रखी थीं, इसलिए मुझे चोरी डकैती होने का डर लग रहा था। मैं अपने सहयात्रियों को चौकन्ना होकर चलने को बार बार बोल रहा था और चारों तरफ ध्यान रखने को कह रहा था। लगभग 20 मिनट बाद हम सभी उसी शॉर्टकट वाले रास्ते को पार करके मुख्य सड़क तक आ गए थे। हाईवे आने के बाद मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ और हम सभी वहीं हाईवे पर किसी वाहन के आने का इंतजार करने लगे। एक तो रात का वक्त, गिनती के यात्री और ऊपर से खूब अंधेरा, बड़ा ही विचित्र नजारा था। भले हम शॉर्टकट वाले रास्ते को पार कर चुके थे, लेकिन अब भी दूसरी तरफ बहुत सारे पेड़ और जंगल थे, इसलिए थोड़ा बहुत डर अब भी लग रहा था, क्योंकि अगर डकैतों का कोई ग्रुप हमला बोल दे तो मुझे मिलाकर 4 यात्री क्या ही कर लेंगे। मन में बहुत सारे ख्याल पनपते जा रहे थे। मैं अपने मन को बार बार यह समझाकर तसल्ली दे रहा था कि लोग हैं आसपास, कुछ नहीं होगा।
बस इसी बेचैनी में मैं कुछ देर तक किसी दूसरे वाहन के आने का इंतजार करता रहा। तभी दूर से एक जीप आती हुई दिखी। मेरे साथ साथ बाकी के जितने यात्री थे वह सभी हाथ दिखाकर उस जीप को रोकने की कोशिश करने लगे। वो जीप हमारे पास आते ही रुक गई। पूछने पर पता चला कि वह जीप मेरे गांव से 2 गांव पहले ही रुकेगी। 2 यात्री जिनके रिश्तेदार उस गांव में थे वह उस पर चढ़कर निकल गए। अब हम बचे थे मात्र 3 जन। यात्रियों के कम होने से अब और डर बढ़ने लगा था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। चुपचाप खड़े होकर हम उसी जगह इंतजार करते रहे। अभी लगभग 20 मिनट बीते होंगे कि तभी दूर से एक तांगा आता हुआ दिखा। यह देखते ही मन में थोड़ी राहत महसूस हुई और मैं सड़क के कुछ बीच में जाकर उस तांगे वाले को हाथ दिखाकर रोकने लगा। तांगा एकदम मेरे करीब आकर रुका। मैंने तांगे वाले से कहा, भाई साहब, ये गांव चलोगे? वह बोला, नहीं, उसके पहले वाले गांव तक ही जाऊंगा। इतना बोलकर वह बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे साथ के जो 4 यात्री बचे थे वह झटपट अपना बैग उठाए और उस तांगे पर बैठ गए। अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। तभी मैंने सोचा कि बगल वाले गांव से मात्र 6 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। अगर वहां तक पहुंच जाऊं तो किसी को बुलवा लूंगा या फिर पैदल ही निकल जाऊंगा, क्योंकि यहां अकेले रुकना खतरे से खाली नहीं है। यही सोचकर मैंने भी जल्दबाजी में अपना सामान उठाया और उस तांगे पर चढ़ गया। तांगे वाले ने घोड़ी को एक जोरदार चाबुक लगाई और तांगा उस हाईवे पर सरपट दौड़ने लगा। लगभग 1 घंटे में ही वह तांगा उस गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही बाकी के 4 यात्री पैसे देकर निकल गए। मैंने सोचा कि अब निकालकर अपने दोस्त को कॉल कर देता हूं ताकि वह किसी के साथ मुझे लेने यहां आ जाए। यही सोचकर जैसे ही मैंने अपना फोन निकाला तो देखा मेरा फोन बंद हो चुका था। रास्ते में फ्लैशलाइट ऑन करने के चक्कर में मैंने फोन की बैटरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। फोन की बैटरी पूरी तरह डाउन हो चुकी थी। यह देखते ही मेरा दिमाग सुन्न सा पड़ गया। अब कर भी क्या सकते थे। मैंने तांगे वाले से बिनती भरी आवाज में कहा, भैया, 6 किलोमीटर का ही सफर बचा है। आप जितना एक्स्ट्रा पैसा बोलिएगा मैं दे दूंगा। क्या आप मेरे गांव तक छोड़ सकते हैं? लेकिन उस तांगे वाले ने उसी तरह लापरवाही से जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था, मैं अब यहां से आगे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मेरी जान प्यारी है, वापस उधर से अकेले ही आनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सहमी हुई आवाज में बोला, जान प्यारी है? क्या मतलब? तांगे वाला जो बात बोला वह सुनकर मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन ताज्जुब जरूर हुआ। तांगे वाले ने एकदम धीमी और गंभीर आवाज में कहा, गांव के मोड़ पर ही एक भूत रहता है। कुछ दिन पहले की ही बात है, कई गांव वालों ने उसे पेड़ से झूलते हुए देखा है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी के साथ साथ गुस्सा भी आया। हंसी इस बात की कि मुझे लगा था कि यह चोर लुटेरों की बात करेगा, लेकिन यह तो भूत प्रेतों की बातें लेकर बैठ गया। और गुस्सा इस बात का कि अंधविश्वास और मन के भ्रम के चक्कर में मुझे अब अपने गांव पैदल जाना पड़ेगा। खैर, मैंने उसे कुछ देर और मनाने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि कोई बात नहीं बनने वाली तो मैं उसे पैसे देकर अपना सामान उतार लिया और गुस्से से तिलमिलाते हुए अपने गांव वाली सड़क की तरफ आगे बढ़ गया। मुझे उस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था। मन में ही उस तांगे वाले को गाली देते हुए मैं अपने कदमों को तेज झटका देते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई और भी चल रहा है। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मन का वहम समझकर मैं फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी मैं उस गांव को पार करके जैसे ही मोड़ पर आया था कि तभी अचानक मुझे पीछे से किसी बूढ़े की आवाज आई, जो उस वक्त मुझे मेरे नाम से ही बुला रही थी, विकास। अरे वो विकास। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक बार के लिए तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे ठीक पीछे एक बूढ़ा आदमी काला कंबल ओढ़े और धोती पहने खड़ा हुआ था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अगर कोई और उस रात मेरी जगह पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख रहा होता तो वाकई वह भी डर जाता। उसका चेहरा एकदम सूखा और जर्जर था, जगह जगह से जख्मी था। आंखें एकदम पीली और पानी से भरी हुई थीं। उस आदमी का रंग भी काला था। ऐसा नजारा देखकर एक पल के लिए तो मैं काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि मैंने बार बार चलते समय पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन तब तो यह बूढ़ा इंसान मुझे कहीं नहीं दिखा था।
फिर यह अचानक से बीच सड़क पर कैसे आ गया था? मन में एक सवाल और उठ रहा था कि उस बूढ़े इंसान को मेरा नाम कैसे पता? कहीं यह उसी गांव से मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? खैर, मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को नजरअंदाज किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। लेकिन वह बूढ़ा न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। दोबारा मेरे पीछे पीछे चलते हुए लगातार मुझे आवाजें लगाता रहा, लेकिन इस बार भी मैंने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता चला गया। तब भी वह मेरे साथ जैसे विनोद बेताल का खेल खेलता रहा। आखिर में परेशान होकर मैं चिढ़ते हुए उससे बोल पड़ा, अरे दादा, क्या बात है? क्यों बार बार मेरा पीछा कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? और आपको मेरा नाम कैसे पता? मेरी बात सुनकर वह बुजुर्ग इंसान कुछ नहीं बोला, बस एक तक मुझे घूरता रहा। उसके ऐसे व्यवहार से मेरा खून और ज्यादा खौलने लगा। अब की बार मैंने उसे धमकी देते हुए कहा, नहीं बोलना है तो मत बोलिए, लेकिन अब अगर आपने मेरा पीछा किया तो अच्छा नहीं होगा। एक तो दिमाग पहले से ही खराब है, अब तक मैं घर पहुंच गया होता और ऊपर से आप बार बार मेरा पीछा करते जा रहे हैं, और जब मैं कुछ पूछ रहा हूं तो जवाब भी नहीं दे रहे। इसलिए विनती है आपसे, कृपया करके मेरे पीछे मत आइए, वरना बहुत बुरा होगा। इतना कहकर जैसे ही मैं वहां से आगे बढ़ने लगा, वैसे ही वह बुजुर्ग इंसान एक अजीब सी भारी और धीमी आवाज में बोला, रुक जाओ राहुल, मैं तुम्हारे गांव का ही रहने वाला हूं। तुम्हारे पिताजी मेरे करीबी दोस्त थे। मैंने तुम्हें मोड़ वाले रास्ते पर ही पहचान लिया था। वह क्या है ना, खेत में काम करने गया था और उधर ही पगडंडी से फिसल जाने के कारण मुझे काफी चोट लग गई थी। कुछ देर आराम करने के चक्कर में काफी रात हो गई, और जब मैंने तुम्हें आते हुए देखा तो सोचा तुम्हारे साथ ही गांव चल लेता हूं। मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूं, जिससे हम 15 मिनट में ही घर पहुंच जाएंगे। चलो मेरे साथ। उस बुजुर्ग का इस तरह बोलना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि जैसा उसका पहनावा था वैसा मैंने कभी अपने गांव में नहीं देखा था। फिर यह भी सोचा कि मैं गांव में कितना रहता ही हूं, हमेशा काम के चक्कर में बाहर ही रहता हूं, और ऐसा भी हो सकता था कि वह इंसान सच बोल रहा हो। साथ चलेंगे तो सही भी रहेगा। इसलिए मैं घर जाने के उत्साह में उसकी बात मान गया और बिना सोचे समझे अपना सामान उठाकर उसके पीछे पीछे चल दिया। मन में सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं अपने मन में ही दबाए रह गया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद वह बुजुर्ग इंसान अचानक पीछे मुड़कर मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। उसे ऐसा करते देख मैं हद से ज्यादा घबरा गया और डरते हुए बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनते ही वह बुजुर्ग मेरी बातों पर ढाका मारकर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? अरे डरने की कोई बात नहीं है, बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। उस बुजुर्ग की बातें मुझे डरा तो रही थीं, लेकिन एक पल के लिए ऐसा भी महसूस हो रहा था जैसे मैं बस बेसुध होकर उसके पीछे चलता जा रहा हूं। मेरा दिमाग तो काम कर रहा था, लेकिन वह ऐसा होता है ना जैसे दिमाग कह रहा हो कि यह मत कर, लेकिन शरीर किसी और के वश में होकर अपने आप कुछ और ही करता है। कुछ वैसी ही स्थिति मेरे साथ हो रही थी। कुछ ही देर बाद मैंने उस बुजुर्ग से अपने मन में घूम रहे सवालों में से एक सवाल पूछ ही लिया, दादाजी, आपको मैंने पहले गांव में कभी नहीं देखा और आप इतने बूढ़े हो गए हैं, खेत में काम करना आपको शोभा नहीं देता। आपके घर में कोई और नहीं है क्या जो आपको अकेले ही खेत आने देता है? पहले तो मेरी बात सुनकर वह बुजुर्ग कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर वह एक बार और पीछे मुड़कर मेरी ओर देखते हुए गंभीर भाव से बोला, दरअसल हाल ही में बगल वाले गांव में एक मौत हो गई है और वहीं से लौट रहा था। रास्ते में खेत था तो उसी को देखने लगा था। वैसे तो मैंने तुम्हें बचपन में ही देखा था, लेकिन तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पिताजी से मिलती है, इसलिए तुम्हें देखते ही पहचान गया था। उस बुजुर्ग की बात जरा भी हजम होने वाली नहीं थी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। मैं बस चुपचाप बिना सवाल किए उस अंधेरे भरे सन्नाटे में उस बुजुर्ग इंसान के पीछे चलता रहा। तभी मुझे दूर से गांव की हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी देखते ही मुझे समझ में आ गया कि हाँ, यह मेरा ही गांव है। मैं अब अपने कदम और तेज करके उस बुजुर्ग इंसान से आगे निकल ही रहा था कि तभी अचानक बहुत सारे कुत्ते कहीं से आ गए और वे सारे कुत्ते उस बुजुर्ग इंसान पर भौंकने लगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उन कुत्तों के भौंकने से उस इंसान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक पल के लिए तो मुझे उन कुत्तों से डर लग गया था,
लेकिन वे मुझ पर नहीं भौंक रहे थे। वह बुजुर्ग व्यक्ति तो उनकी तरफ एक बार देखा भी नहीं, बस एक जैसे आगे बढ़ता चला गया। वह नजारा वाकई हैरान कर देने वाला था। कुछ देर तक तो वे सभी कुत्ते हमारा पीछा करते रहे, लेकिन फिर वह सारे दुम दबाकर भाग गए, जैसे किसी ने उन्हें डरा दिया हो। वाकई अब डर मेरे दिल दिमाग पर अपना असर तेजी से बनाना शुरू कर चुका था। अंधेरा इतना ज्यादा था कि ना तो रास्ता ठीक से दिखाई दे रहा था और ना ही वह बुजुर्ग इंसान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काली परछाई मेरे आगे पीछे चल रही हो। मन में सिर्फ यही ख्याल था कि कैसे भी करके घर पहुंचना है। इसलिए बिना ज्यादा सोचे मैं उस बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर उसके पीछे पीछे चलता रहा। वह बूढ़ा इंसान इतना बूढ़ा होकर भी एकदम फुर्ती से आगे बढ़ रहा था। इतना तेज तो मुझसे भी नहीं चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक मुझे कान के पीछे से एक आवाज आई, मेरे पीछे चलते रहो। यह आवाज उस बुजुर्ग व्यक्ति की ही थी, लेकिन वह तो आगे चल रहा था, तो फिर यह आवाज पीछे से कैसे आई? घबराकर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां बस काले अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं था। यह देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं पसीने से तरबतर होने लगा। अभी उस बुजुर्ग के साथ चलते हुए बस 5 मिनट ही हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घंटों से उसके साथ चलता जा रहा हूं। आगे क्या होने वाला था इसकी मुझे थोड़ी भी खबर नहीं थी। मैं तो बस घर पहुंचने की चाह में उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। इस घटना को हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे पैर धंस रहे हैं। अभी तो मैं इतना चला भी नहीं था और रेगिस्तान या कोई दलदली इलाका भी नहीं था, तो फिर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा था यह समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं जैसे तैसे करके अपना पैर आगे बढ़ाए जा रहा था। हर कदम बहुत भारी होते जा रहा था। लग रहा था जैसे कोई वजनदार चीज मेरे पैरों से बांध दी गई हो। धीरे धीरे मैं काफी ज्यादा हांफने लगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बुजुर्ग इंसान अब तक उसी गति से बस आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन मैं खुद को इतना ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगा कि वहीं पगडंडी पर बैठ गया। मुझे इस तरह बैठता देख वो बुजुर्ग इतनी देर बाद पीछे मुड़ा और एक तक देखते हुए मुझसे भारी आवाज में बोला, मंजिल अब दूर नहीं है, तुम तो नौजवान हो, क्या अभी से थक गए? उठो और मेरे पीछे चलो। बूढ़े इंसान के एक बार बोलते ही मैं फिर से तुरंत उठा और उसके पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस इंसान ने मुझे भ्रमित कर दिया हो। मैं जैसे तैसे उठा और जैसे ही मैंने चलना शुरू किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पैर बिल्कुल पहले जैसे हो गए थे। ना ही वे अंदर धंस रहे थे और ना ही वजनदार थे। यह देख मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। फिर मैंने यही सोचा कि शायद थकान के चलते ऐसा हुआ होगा। थोड़ी देर बैठा इसीलिए शायद ठीक हो गया होगा। यही सब सोचते हुए मैं एक बार फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे रात और भी ज्यादा गहरी हो रही थी और ऐसे माहौल में मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एक के बाद एक मेरे साथ कुछ न कुछ होता ही चला जा रहा था। जब से मैंने इस बुजुर्ग व्यक्ति का पीछा करना शुरू किया था, तब से ही मुझे एक अलग सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। घर पहुंचने की जल्दी और खुशी इतनी ज्यादा थी कि मैंने वह सारी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। यही सब सोचते सोचते मैं आगे चला ही जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई काली परछाई मेरे इर्द गिर्द मंडरा रही हो। अंधेरा इतना ज्यादा था कि दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा था, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा था साए साए हवा से और आसपास का वातावरण गर्म होने से। मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था जो गांव वालों की कहानियों में भूत प्रेतों के लिए कहा जाता था। इंसान कितना भी बहादुर क्यों ना हो, अगर वह अकेले कहीं सफर कर रहा हो या किसी जगह पर हो, और अगर उसके मन में एक बार भी डर बैठ जाए, तब उसे हर जगह भूत ही भूत दिखाई देते हैं। और मेरे साथ तो वह सब कुछ हो रहा था जो यह मानने के लिए मजबूर कर रहा था कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यह सब सोचते ही मैं इतना तो जान चुका था कि जिस जगह से मैं और वह बुजुर्ग इंसान गुजर रहे थे, वह जगह वाकई भूतियां थीं। शायद वहां आत्माओं का वास था। हालांकि उस वक्त मैं यह समझ रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं, इसलिए दिल को तसल्ली देते हुए और बजरंग बली का नाम लेते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उस काली परछाई के इर्द गिर्द मंडराने से
मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे मेरे बाल हवा में लहरा रहे हों, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई तूफान आने वाला हो। वह डर का एहसास मुझे अंदर तक इतना ज्यादा झकझोर चुका था कि अचानक मेरे सीने में दिल की तरफ थोड़ा दर्द महसूस होने लगा। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे दिल का दौरा पड़ने से मेरी अभी यहीं मौत हो जाएगी। लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था, इसलिए खुद को संभालते हुए किसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था। एक बार फिर न जाने क्यों उस वक्त मुझे इतनी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी कि मेरे पैर लड़खड़ाने लगे थे। अभी मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वह बूढ़ा इंसान मुझसे गंभीर भाव से बोला, बस पहुंच ही गए हैं। ऐसे कहते ही मैं आसपास देखने लगा, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई भी घर का नामो निशान नहीं दिखा, और वह रोशनी अब भी उतनी ही दूर दिखाई दे रही थी जितनी पहले मैंने देखी थी। एक पल के लिए मैंने यही सोचा कि शायद वह रोशनी दूर ही होगी। खैर, जैसे ही मैं कुछ दूर और आगे बढ़ा, वैसे ही मेरे होश उड़ गए। सामने मीलों तक फैला हुआ एक कब्रिस्तान था। यह देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, और मुझे जोर का धक्का तब लगा जब वह बूढ़ा इंसान पलक झपकते ही मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं अपनी आंखें बार बार मसल कर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह इंसान अब भी कहीं नजर नहीं आया। वह पल भर में मेरी आंखों से ओझल हो चुका था। अब यहां से डर का असली तांडव शुरू होने वाला था। मन में यह पूरी तरह से बात आ गई थी कि अब तक मैं जिसके साथ इतना दूर चलकर आया था, वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। यह ख्याल आते ही मैं जोर से चीख पड़ा। मेरे चीखते ही पूरा वातावरण मेरी चीख से गूंज उठा। मेरे सामने अजीबोगरीब दृश्य आने लगे, जैसे उस बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत से भूत प्रेत बड़ी ही बेरहमी से उल्टा मुंह कब्र के अंदर धंसा रहे हों। वह बूढ़ा इंसान मरा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे भूत उसके ऊपर पड़े हुए थे। यह नजारा देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। मैं चाहकर भी ना तो अपने मुंह को खोल पा रहा था और ना ही वहां से भागने की कोशिश कर पा रहा था। लगभग 1 मिनट तक वह नजारा चला, और कुछ देर बाद वह दृश्य अचानक गायब हो गया। फिर एक बार फिर उस बूढ़े इंसान की आवाज मेरे पीछे से गूंजी, राहुल, पीछे देखो। उसकी आवाज से मेरा ध्यान भंग हुआ, और जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा, वह बूढ़ा इंसान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। उसके सामने आते ही कब्रिस्तान में एक अलग ही माहौल छा गया। यह देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अभी ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। पूरे कब्रिस्तान में एक अलग ही शोर मचने लगा, वह भी अलग अलग भयानक आवाजों में। वह शोर इतना तेज था कि मुझे डर के मारे अपने कान बंद करने पड़े। लेकिन जैसे ही मैंने कान बंद किए, वैसे ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मैं हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पकड़ एक बार भी ढीली नहीं हुई। उस आत्मा के पास इतनी शक्ति थी कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। मुझे आवाजों के अलावा कुछ नजर या सुनाई नहीं दे रहा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कसकर मेरा गला दबाया हुआ है। धीरे धीरे मुझे अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। मेरे हाथ पैर छटपटाने लगे। उस रात मौत को मैंने एकदम करीब से देखा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब तो मेरी मौत पक्की है। ऐसी खौफनाक स्थिति में मुझे गांव वालों की कहानियों में एक चीज याद आ गई। अगर सच्चे दिल से भगवान को याद किया जाए तो भूत प्रेत तो क्या, शैतानों की टोली भी आ जाए तब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे बचने की एक उम्मीद नजर आई, और मैं मन ही मन सच्चे मन से हनुमान जी को याद करते हुए हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। मेरे हनुमान चालीसा पढ़ते ही एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे मैं बोलता चला गया, वैसे वैसे उसकी पकड़ ढीली होती चली गई। जैसे जैसे पकड़ ढीली होती जा रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिस आत्मा ने मेरा गला दबाया था वह तड़पते हुए छटपटा रही हो। धीरे धीरे मुझे मेरी सांसें वापस मिलने लगीं। जब मैं पूरी तरह से अपने आप को आजाद पाया तो मैं और तेजी से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। देखते ही देखते पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। लेकिन अब भी मैं उस घुप अंधेरे में उस बूढ़े इंसान और उसकी टूटी हुई कब्र को देख सकता था। डर मेरे अंदर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैंने 1 मिनट भी वहां रुकना सही नहीं समझा, और तुरंत अपना सामान उठाकर जितनी ताकत थी
उतनी ताकत से भागने लगा, उसी दिशा में जहां से वह बूढ़ा इंसान मुझे लेकर आया था। रास्ते में बहुत सारे गड्ढों से बचते बचाते मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां से उस बूढ़े आदमी की आत्मा ने मुझे दूसरे रास्ते पर चलने को कहा था। अब मैं वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अपने गांव की तरफ भागे जा रहा था। कुछ ही देर में मैं अपने गांव पहुंच गया। मैंने जल्दी जल्दी अपने घर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मेरे घर वाले बाहर आए तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ और गंभीर हालत में पाया। मैंने हाथ के इशारे से ही पानी मांगा और पानी मिलते ही घटाघट एक ही सांस में पूरा का पूरा पानी गटक गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पल भर में ही मेरे साथ इतनी खौफनाक घटना घट गई थी। आप सब यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मेरे घर वालों के सारे सवाल मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहे थे। मैं बस एक तक सबको देखे जा रहा था। मेरे पिताजी मेरी स्थिति देखकर समझ गए थे कि जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ भयंकर हादसा हुआ है। उन्होंने उसी वक्त गांव के एक पुजारी जी को बुलवाया। पुजारी जी आते ही मेरी हालत देख बोले, इसका पाला विक्रम सिंह से हुआ था। विक्रम सिंह का नाम सुनते ही मेरे घर वाले हक्का बक्का रह गए। पिताजी तो इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, जितनी जल्दी हो सके इसका झाड़ फूंक कीजिए। उस वक्त तक मुझे विक्रम सिंह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उस वक्त मुझे होश ही नहीं था कि मेरे आसपास क्या बातें चल रही थीं। खैर, पुजारी जी ने तुरंत अपने साथ लाया, जल निकाला और मुझ पर छिड़क दिया। फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाए और एक रक्षा सूत्र निकालकर मेरे बाएं हाथ पर बांधते हुए बोले, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, सारा डर रात भर में खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वह वहां से चले गए। उस दिन पूरी रात मेरे घर वाले मेरे पास ही रहे, लेकिन फिर भी मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, जैसे उस विक्रम सिंह का खौफनाक चेहरा मुझे कोने से घूर रहा हो। जैसे तैसे करके सुबह के 4 बजे के आसपास मेरी पलक झपकी और सीधा अगली सुबह 9 बजे मेरी नींद मेरे दोस्त की आवाज से खुली। आवाज सुनते ही मैं फौरन अपने बिस्तर से उठा, लेकिन उठते ही बीती रात की वह खौफनाक घटना मेरी आंखों के सामने फिर से तैरने लगी। एक बार के लिए तो मेरा पूरा बदन फिर से सिहर उठा, लेकिन अब तक मेरा डर थोड़ा बहुत कम हो गया था। मैं हाथ मुंह धोकर अपने दोस्त नागेश से मिलने बाहर चला गया। मेरे बाहर आते ही वह गुस्से भरी आवाज में बोला, कल रात को मैं बहुत देर तक तेरे फोन का इंतजार करता रहा और जब बहुत समय बीत गया तो मैंने कॉल भी किया, तेरा फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैं उससे माफी मांगते हुए बोला, भाई माफ करना, बस जैसे तैसे करके मेरी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। मेरी बात सुनकर नागेश बोला, गांव वाले तेरे बारे में ही बात कर रहे थे कि तेरे साथ कुछ हादसा हुआ था, मुझे बताएगा कि क्या हुआ था कल रात को। उसकी बात सुनकर मैं बोला, भाई वह सिर्फ हादसा नहीं था, मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। वह मरते मरते बचा उन भूत प्रेतों से। कोई विक्रम सिंह के भूत के बारे में पुजारी जी बता रहे थे। विक्रम सिंह का नाम सुनते ही नागेश एकदम चौंक पड़ा और डरते हुए बोला, तुझे सच में दिखा था? क्या हुआ था? मुझे पूरी बात बता। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, दिखा था? बोल रहे हो एकदम साक्षात देखा था, और तो और उसके साथ काफी दूर तक चला भी था। नागेश को अपने साथ हुई घटना को मैंने शुरू से अंत तक बयान कर दिया। जब मेरी बात खत्म हुई तो नागेश डरते हुए बोला, भाई 5 दिन पहले ही विक्रम सिंह इस दुनिया से चल बसा। नागेश की बात सुनकर मुझे एक तेज बिजली का झटका जैसा लगा। मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ था भाई? ऐसा विक्रम सिंह मरे कैसे? नागेश गंभीर आवाज में बोला, अरे सब जमीन जायदाद का चक्कर है। कई सालों से खानदानी लड़ाई चल रही थी उनकी, 5-5 मौतें हुई उसी के चक्कर में। विक्रम सिंह के बेटे जब जिंदा थे तो उन्होंने अपने पड़ोस में ही 2 जनों को मार डाला था, जिसके चलते उनके एक बेटे को जेल हो गई थी। इधर उनका दूसरा बेटा एक दिन अकेले में इनके हाथ चढ़ गया और फिर दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने विक्रम सिंह के बेटे को भी मार डाला। भाई की मौत की खबर सुनने के बाद उनका बड़ा बेटा जेल में ही तिलमिला उठा। जैसे तैसे करके पैसे देकर वह बेल लेकर वापस आ गया और उसने फिर से 3 जनों को निपटा दिया।
खुद भी दुश्मनी निभाते निभाते इस दुनिया से चल बसा। अब विक्रम सिंह के घर में सिर्फ वही इकलौते बचे हुए थे। पत्नी भी उनकी कई सालों पहले बीमारी से जूझते हुए इस दुनिया से चल बसी थी। और पिछले सप्ताह की बात है, जब वह शाम के समय अपने खेतों में गए थे तो मौका पाकर उन लोगों ने विक्रम सिंह को खेतों में ही मार डाला। अगली सुबह उनकी लाश खेतों में ही मिली। उनकी मौत के बाद से ही खानदानी दुश्मनी खत्म हो गई। इधर उनके पट्टीदार कह रहे हैं कि खेत के आसपास विक्रम सिंह की आत्मा दिखाई देती है। नागेश की बात सुनकर मुझे पूरा माजरा समझ में आ चुका था। मैं पल भर में ही पूरा पसीना पसीना हो गया था। वाकई वह घटना इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि आज भी याद करके मेरा रोम रोम सिहर उठता है। उस रात के बाद से मैंने कभी भी रात को अकेले सफर करने का साहस नहीं किया। हर सफर में उस खौफनाक भूतिया रात की यादें मेरे दिमाग में तैर जाती हैं। लेकिन मेरे जीवन का सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब कुछ दिनों बाद मुझे गांव के एक बुजुर्ग से एक और चौंकाने वाली बात पता चली। उन्होंने मुझे बताया कि विक्रम सिंह के मरने के बाद कई और लोग भी उसे रात के अंधेरे में खेतों के आसपास देख चुके थे। बुजुर्ग बोले, विक्रम सिंह की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। जिस तरह से उसकी मौत हुई, उसने उसकी आत्मा को भटकने के लिए मजबूर कर दिया है और वह सिर्फ उन लोगों के सामने आता है जो किसी न किसी तरह उस भूमि या उसके इतिहास से जुड़े होते हैं। उनकी बात सुनकर मेरे दिमाग में फिर से वह खौफनाक रात घूमने लगी। क्या विक्रम सिंह की आत्मा सच में मुझे चेतावनी दे रही थी या वह सिर्फ मुझे उस अंधेरी दुनिया का एक हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही थी? इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन एक बात पक्की है, उस रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। विक्रम सिंह का भूत अब सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। आज भी जब मैं अकेले कहीं सफर करता हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विक्रम सिंह की आत्मा अब भी मुझे देख रही है, शायद फिर से अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विक्रम सिंह के भूत की दास्तान अब भी उस गांव में जीवित है। अगर कभी आप वहां से गुजरे तो सावधान रहें। कौन जानता है, आपसे भी विक्रम सिंह का सामना हो जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल आप बीती को सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। और याद रखें, अंधेरे में अकेले सफर करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।